हेलो बच्चों, चलिए आज हम एक नया चैप्टर और देखने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर का नाम वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जो भी बातें देखेंगे वो उसमें मोस्टली चीज़ें जो कवर करने वाले हैं उसमें कवर करने वाले हैं जेईई मेंस की पीवाईक्यू, जेईई एडवांस की पीवाईक्यू, यूरोप के प्रॉब्लम्स। ठीक है, और जितनी भी किताबें जो मार्केट में आती हैं उन सारी मार्केट की किताबों के जितने भी क्वेश्चंस की वैरायटी होगी वो ऑलमोस्ट सारी कवर हम करेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट आपको सबसे पहले क्वेश्चन ही कराने वाले हैं, हम उससे पहले उसकी पूरी थ्योरी और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो पहले आपको सिखाएंगे और फिर जो भी मैंने आपको जो नाम लिया है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है भैया, चलिए हम देखते हैं इस पर आगे कहानी को देखते हैं। आओ भाई, तो हमने जैसे ये देखा हमारे पास इस चैप्टर का नाम पड़ा है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो पहला लेक्चर हम देखने जा रहे हैं, इसमें देखते हैं। देखो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्क के ऊपर। वर्क क्या है इसकी बेसिक बातें कर लेते हैं। तो वर्क का बेसिकली मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ट्रांसफर तभी होगा जब किसी भी सिस्टम पर अगर हम फोर्स लगाते हैं और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, वर्क का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कब? जब किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाएं और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो तो उसे हम वर्क कहते हैं। अच्छा, मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी का हो, क्या बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होने से वर्क होगा, या फिर हम ये कहें कि जिस जगह पर या जिस पॉइंट पर मैंने जो फोर्स लगाया है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होने से भी हमारा वर्क डन हो जाएगा। ये बातें हम छोटी छोटी बातें करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो बात मैंने आपको बोली है उसके हिसाब से हमारे पास वर्क का फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, फॉर्मूला जो बनेगा इसके हिसाब से लिखेंगे फोर्स इनटू का डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू का डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाएगा? यही हमारा वर्क कहलाएगा। तो बेसिकली अगर देखें तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे और देखिए, हम लिख सकते हैं यहां से F डॉट आर वेक्टर। आर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आर हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास कहानी क्या होने आगे होने वाली है उसे समझिए। ये है हमारे पास फोर्स। जो मैंने बोला कि ये जो आर लिखा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसे मैं बोल रहा हूं वो वास्तविकता में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है या फिर किसी और चीज का डिस्प्लेसमेंट है, उसे भी समझते हैं। चलिए देखिए, जैसे अगर हम बात करें यहां से, मैंने बोला कि सपोज एक बॉडी हमारे पास यहां एक वॉल में फंसी हुई है और इस बॉडी को हम एक इरेजर मान रहे हैं। रबर जो हम लोग कॉपी पर पेंसिल से जब लिखते हैं ना, तो उससे जब हम लोग उसे इरेज करते हैं, जब उसे मिटाते हैं, उस इरेजर के बारे में बात कर रहा हूँ। उस इरेजर को मान लो कि मैंने इस कॉर्नर पर रख दिया और इस जगह पर फोर्स लगाएं, तो हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जिस जगह पर हम इस बॉडी को कंप्रेस करते हैं उस जगह पर इरेजर कुछ ऐसे हो जाती है। ठीक है, जिस जगह पर हमारे पास ये इरेजर रखा और इरेजर पर फोर्स लगाया, तो जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगाते हैं वो वाला पॉइंट का हिस्सा दब जाता है और बॉडी का शेप कुछ ऐसे हो जाता है। तो वास्तविकता में अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ है। इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने dx बोला है। इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या बोला है? ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये किसका डिस्प्लेसमेंट है? तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। रियल में हमारे पास ये है एप्लीकेशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा, हम यहां पर यह कहें कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी क्या होगा? तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी तो जीरो है। तो क्या यहां पर वर्क डन जीरो है? तो हम बोलेंगे वर्क डन जीरो नहीं है। इस जगह पर वर्क डन जीरो हमारा नहीं है। तो यहां से क्या समझ में आया कि बॉडी के डिस्प्लेसमेंट होने की कोई गारंटी नहीं है कि वो वर्क को डिफाइन करे। और वास्तविकता में हमारा जो वर्क डन डिफाइन करने वाला है वो ये डिफाइन करने वाला है कि हम किसी भी बॉडी के किसी पॉइंट पर जो फोर्स लगाते हैं
उस जिस जगह पर फोर्स लगाया उस पॉइंट का हमारा डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, ये डिफाइन करता है वर्क डन को। तो अगर पूछूं कि वर्क डन की डेफिनेशन क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे कि सर वर्क डन की डेफिनेशन हम लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब हमारे पास जो वर्क डन का जो डेफिनेशन बना वो ये बना। तो यहां से ध्यान रखना इस बात को, जो मैंने आपको बोला है इसका मीनिंग ये है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है, अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो क्या वर्क डन जीरो होगा? तो हम कहेंगे कि नहीं, बॉडी के डिस्प्लेसमेंट से हम डिफाइन नहीं करते हैं। हमारा जो डिफाइन है वर्क डन को डिफाइन करने का जो तरीका है उसमें यह है कि किस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है या नहीं, हमारे लिए ये मैटर करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात बेसिक बात आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं इस चीज़ को और देखिए, हमारे पास हम इस चीज़ को और आगे देखते हैं तो होगा क्या। देखो भैया, सबसे पहली बात ये आती है कि वर्क जो हमारे पास है वो वर्क कितने तरीके का होता है। तो ध्यान रखना, वर्क 3 तरीके का होता है, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव वर्क डन का मतलब होता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर के बीच का जो एंगल जो थीटा है वो लेस देन 90 होना चाहिए। तो हमारे पास ये हमारा पॉजिटिव होगा। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल अगर इक्वल टू 90 है तो वर्क डन जीरो होगा। अगर हमारे पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर हमारे पास अगर इसका एंगल जो दिया है वो ग्रेटर देन 90 दिया है तो हम कह सकते हैं कि इसका वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है? तो नेगेटिव वर्क डन का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी सिस्टम पर वर्क करते हैं तो वो एनर्जी के टर्म में भी डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या? आप बोलोगे सप्लाई ऑफ एनर्जी। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या? सप्लाई ऑफ एनर्जी। और नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या? बोलोगे गेन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हो सकता है कि सिस्टम में अगर 2 बॉडी है तो उन 2 बॉडी में एक बॉडी एनर्जी सप्लाई कर रही हो तो दूसरी बॉडी एनर्जी गेन कर रही होगी। इस तरीके की हम बात को एनर्जी गेन और एनर्जी सप्लाई के बारे में हम बात करते हैं। तो वर्क डन के टर्म में, क्योंकि हम एक आगे चल के इसमें एक रिलेशन भी देखेंगे कि वर्क डन अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा अगर डिफाइन किया जाता है तो वो किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी को हम उसे रिलेट कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर वर्क डन हो रहा है तो एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तो वो एनर्जी का रिलेशन हमारे पास उस तौर पर हम चीज़ों को देख सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि पॉजिटिव वर्क डन का मतलब एनर्जी सप्लाई है और नेगेटिव वर्क डन का मतलब एनर्जी गेन है। ठीक है, बाकी जीरो है तो कोई सप्लाई और कोई एनर्जी गेन नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास एक टर्म यहाँ पर और एक चीज बन के आती है, इस चीज को हम समझ सकते हैं। चलिए, इस पे हम जो अपने बात करी कि हमारे पास जो फॉर्मूला लिखा है वर्क डन F.R दिया है, तो हमने समझ लिया कि F हमारा फोर्स है और जो R है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब एक और चीज है जो पीछे मैंने आपको बोला था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी है या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। तो हमने आपको ये बोला था कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का है। लेकिन रियल में अगर हम बात करें तो हमारे सिलेबस में 99.99% के केसेस में, ऑलमोस्ट सारे केसेस में हम ये कह सकते हैं, एक आध केस को छोड़ के, कि जो बॉडी मानी जाएगी वो हमेशा रिजिड बॉडी मानी जाएगी। और रिजिड बॉडी में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट है वही बॉडी का है। अगर बॉडी रिजिड है, मान लो कि हम अगर एक पत्थर लेके आ जाए तो पत्थर का अगर हम किसी जगह पर फोर्स लगाते हैं तो पत्थर भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट करेगा जितना भी जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया है उस जगह का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल होना है, क्योंकि रिजिड बॉडी कभी भी कंप्रेस करती नहीं है। और किसी भी 2 पॉइंट को अगर हम कंसीडर करें रिजिड बॉडी में तो उनके बीच की दूरी ना तो बढ़ सकती है ना घट सकती है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा वही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का भी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि जनरल केस में हमारे सिलेबस में यही है कि जो डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं वो एक तरीके से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट है, या ये कहते हैं कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट है वही बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि हमारे पास लगभग सारे केसेस क्या है, रिजिड बॉडी के केसेस हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। तो इस केसेस में हम समझ सकते हैं कि हमारे पास फोर्स ये F दिया है और R हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है। आगे और एक चीज को समझाते हैं, ध्यान सुनना। मेरा ये कहना है यहाँ पर
कि जब किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो क्या वो स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये बात हम पढ़ चुके हैं, बेसिक मैथमेटिक टूल्स में भी पढ़ चुके हैं, और वेक्टर में हम ये बात जानते हैं कि जब भी आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये बात बताया जाता है कि जब किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा एक स्केलर नंबर निकल के आता है। तो वर्क हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क हमारा हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही होती है। तो स्केलर क्वांटिटी है, इसकी अगर मैं यूनिट के बारे में बात कर लें तो इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट अगर हम बात करें तो जूल होती है, एसआई यूनिट, और एक होती है हमारे पास यहाँ पर अर्ज होती है जो कि सीजे सिस्टम में होती है। ठीक है, तो यूनिट दो होती है इसकी, जूल भी होती है और अर्ज भी होती है। अगर हम इस वर्ग को अगर मैं हीट चैप्टर से लिंक करें तो आपको पता होगा कि हीट को भी हम जूल से डिफाइन करते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो हम हीट को कैलोरी से डिफाइन करते हैं, फिर कैलोरी का एक रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन से हम ये कहते हैं कि एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है। तो एक रिलेशन भी होता है 4.18 जूल के बराबर 1 कैलोरी होता है, उसे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो वो जो पॉइंट होता है उस पर हम यहाँ पर ये बात इसलिए कर रहे हैं कि ये बात हमको पता होना चाहिए कि हीट का और वर्क का और एनर्जी का तीनों का यूनिट एक ही होता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि एक दूसरे में कन्वर्ज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक आपको वर्क की डेफिनेशन बोली तो क्या बोला था, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली क्या मतलब हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर ही वर्क है ना। तो बेसिकली हम अगर वर्क को डिफाइन करें तो एनर्जी में चेंज देख सकते हैं, तो हम उसे वर्क कह सकते हैं। या हम ये कहते हैं कि मान लो कि हम एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं, सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। ये तीनों टर्म कौन कौन से टर्म, एनर्जी, वर्क और हीट, तीनों के तीनों एक दूसरे लिंक है या एक के फॉर्म में दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे आपको समझाएं तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो कि हमारे पास डीजल पेट्रोल है, फ्यूल है, उस फ्यूल को किसी भी गाड़ी में अगर हम डालते हैं तो वो एक एनर्जी के फॉर्म में होता है, और वही डीजल पेट्रोल को जब गाड़ी वो जब चलाई जाती है, जिस गाड़ी में भरा जाता है, और गाड़ी जब चलती है वो वर्क भी करती है, और चलते चलते टाइम पर गाड़ी हीट भी होती है, तो वो हीट के फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है। तो जो एनर्जी जो डीजल पेट्रोल है, अगर वो गाड़ी में ना हो तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो गाड़ी गर्म भी नहीं होगी, और गाड़ी गर्म भी नहीं होगी तो गाड़ी चलेगी भी नहीं, मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो चलेगी भी नहीं, ये हम कह सकते हैं। तो हमारा ये कहना है कुल मिला के कि एनर्जी हम देख सकते हैं कि दो फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, एक वर्क में कन्वर्ट हो रही है। एनर्जी का मतलब कौन, डीजल पेट्रोल गाड़ी में डाला तो वो गाड़ी चल के गई तो वर्क की, और साथ साथ में उसने हीट भी जनरेट करी, गाड़ी गर्म हुई है, तो वही एनर्जी दो फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क को हम एक और एग्जांपल से समझा सकते हैं। मैं ये कनेक्टिविटी कर रहा हूँ कि कनेक्ट कर रहा हूँ आगे चल के हमारी इसी चैप्टर में वर्क एनर्जी एंड पावर में एक थ्योरम आती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। आप समझ में आ रहा होगा, वर्क एनर्जी को एक थ्योरम के रेस्पेक्ट में उसको लिंक करके बताया जा रहा है कि तुम एक दूसरे के बराबर हो सकते हो। तो वही वर्क को एनर्जी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या जब किसी बॉडी में वर्क हो रहा है तो एनर्जी किस तरीके से आती है, तो वो कनेक्टिविटी अपने आप को देखने को मिलेगी। उस दोनों टर्म को अगर हम एक साथ लिंक कर दें और बराबर करें, उसी को वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमने जो तीनों टर्म बताई ये भी बताई कि एक दूसरे से रिलेटेड है। इसी को एग्जाम्पल एक और दिया जाता है कि अगर मान लो हमारे पास मटका है जिसमें दही भरा हुआ है, और हम चाहते हैं कि उससे मट्ठा बनाया जाए, तो हम क्या करते हैं, एक लकड़ी का रोलर, उसमें ऐसे पुराने टाइम पर, आज से 15-20 साल, आज तो गांव में अभी भी होता है, और गांव में पहले टाइम पर और आज के टाइम पर भी जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो ये है कि जब मट्ठा से दही बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक लकड़ी का एक इसमें रोलर डालते हैं और उसे रोटेट कराते हैं। तो रोटेट कराने का मतलब क्या हुआ कि वो मतलब वहाँ पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, और उसके वर्क करने से क्या होता है कि जब मट्ठा बन जाता है तो उस टाइम पर उस मटके को टच करोगे तो मटका गर्म हो जाता है, और गर्म होने का मतलब सीधी सी बात है वो हीट कहाँ से आई, जो मैंने वर्क किया है वही हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो बहुत सारे आपको आगे चल के हम सारी चीज़ें जहाँ पर जैसा लगेगा उसकी कनेक्टिविटी आपको बताता रहूँगा कि किस किस तरीके से हम एक दूसरे से लिंक में लेके आते हैं सारी चीज़ों को। तो खैर अभी के लिए हमने ये बता दिया कि हमारे पास वर्क, हीट और एनर्जी की तीनों की यूनिट हमारी जूल होती है, और कहाँ कहाँ पर एक दूसरे को हम बराबर कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, वो समय के साथ इक्वल होते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये आया कि वर्क हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट जूल और अर्ज होती है। इनकी हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है जो कि हम इसको बराबर लिख सकें। तो अगर मैं बोलूँ कि हमारे वर्क के हिसाब से अगर देखें तो वर्क का फॉर्मूला F.R हो गया, इसकी यूनिट को न्यूटन लिखते हैं, इसकी यूनिट को अगर मैं मीटर लिखता हूँ तो मैं इसे ये कह सकता हूँ 1 न्यूटन मीटर। और 1 न्यूटन मीटर को क्या लिख सकता हूँ, तो आप जानते हो न्यूटन को अगर हम CGS में देखें तो इसे 10 की पावर 5 डायन लिखते हैं,
और मीटर को अगर हम CGS में देखें तो ये 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो बना वो ये बना 10⁷ डाइन और सेंटीमीटर, इसको हम कहते हैं अर्ज, ये हमारा कहलाता है अर्ज। तो भैया हमारे पास 10⁷ अर्ज होता है, तो हम कह सकते हैं कि यही हमारे पास 1 जूल है। और 1 जूल को अगर हम अर्ज में रिलेशन देखें तो ये सीधा जेईई मेंस में और नीट में ऐसा रिलेशन पूछा जा सकता है कि 1 जूल बराबर क्या कितने अर्ज होता है, तो 10⁷ अर्ज होता है। ठीक है भैया, इस चीज को भी नोट करिए, हम इस चीज को आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देखो, अब देखिए जो हमने इस पर बात करी इसको कैसे समझते हैं कि हमने जो फॉर्मूला लिखा था कि F = F.r, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो हमारे पास अगर एक बॉडी है, इस बॉडी पर इसके कोऑर्डिनेट सपोज दिया है x1, y1, z1, ठीक है, और एक बॉडी, ये बॉडी यहां से चल के यहां पहुंचती है, इसके कोऑर्डिनेट जहां पर फाइनल पहुंची है वहां के कोऑर्डिनेट x2, y2, z2। अगर मुझे इसका पोजीशन वेक्टर निकालना हो, बेसिकली इसे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से देख सकते हैं कि ये x, ये y और ये z, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, यहां पर बोलोगे तो आप कह सकते हो कि हमारे पास, हम इसको अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं ये r1 है, ये हमारे पास r2 है, और अगर मैं इसको मिलाएंगे तो ये r हो जाएगा। और r वेक्टर को जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, तो हम वेक्टर के फॉर्म से, वेक्टर लॉ एडिशन से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास यहाँ से जो r बनेगा वो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर बनेगा। तो इस कंडीशन से ज़रा समझते हैं हमारे पास r क्या होगा। तो r को लिखने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ से r हमारे पास जो बनेगा, r यहाँ से जो बनेगा वो लिख सकते हैं x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप और प्लस z2 - z1 k कैप, हमारे पास ये होगा। तो भैया हमारे पास ये बन के आया r, ठीक है। अब अगर मैंने इस पॉइंट पर फोर्स लगाया और ये बॉडी हमारी यहाँ से यहाँ मूव करके जा रही है, तो इसके कई तरीके के पाथ हो सकते हैं। कुछ ऐसे हमारे वर्क डन होते हैं या ऐसे फोर्स होते हैं जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं, कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं, और कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो पाथ डिपेंडेंट नहीं होते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ से वहाँ गए हो तो किस रास्ते से गए हो, उनके लिए आप किसी भी रास्ते पे जाइए, अगर यहाँ से वहाँ पहुँचे हो तो हर एक रास्ते का वर्क डन इक्वल होता है, बराबर होता है। ऐसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स के नाम से भी जानते हैं। और जो पाथ डिपेंडेंट वर्क डन होते हैं या पाथ डिपेंडेंट फोर्स होते हैं, उनके द्वारा जो वर्क डन बनता है वो हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाते हैं। इनके बारे में भी बात आगे करके आगे चल के हम करेंगे। तो अभी के लिए हमारे पास इस तरीके के हम बात कर सकते हैं कि एक बॉडी यहाँ रखी थी, वो यहाँ पहुँची है, और उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये दिया, फाइनल पोजीशन वेक्टर ये दिया। इनको अगर मिलाएंगे तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसके ऊपर जेईई मेंस में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और साथ में यूरोप में भी एक क्वेश्चन इसके ऊपर दिया है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे। अभी एक जनरल डेटा के हिसाब से एक क्वेश्चन बताते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है, उसे एक देखते हैं। उसके बाद पीवाई के क्वेश्चंस भी देखते हैं और यूरोप का भी क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके का उसमें क्वेश्चन दिया है। आओ भाई चलिए देखिए, हमारे पास अगर हम यहाँ से बात करें तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसके 1,1,1 पोजीशन यहाँ पर स्टार्टिंग की है और फाइनल पोजीशन 3,4,5 दिया है, और इस पर एक फोर्स लग रहा है इस जगह पर। इस फोर्स का वेक्टर जो दिया है, फोर्स वेक्टर दिया है वो 2i कैफ माइनस का j कैफ प्लस का 3k कैफ हमारे पास ये दिया है। और हम चाहते हैं कि इस फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा, हम चाहते हैं कि इस फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा। तो चलो भैया आके देखते हैं। देखिए अगर हम यहाँ से देखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि सबसे पहले r पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x2 - x1 3 माइनस का 1 i कैप प्लस का 4 माइनस का 1 j कैप और प्लस का 5 माइनस का 1 k कैप, हमारे पास ये हो गया। और इसको अगर हम r वेक्टर लिखें तो 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप हमारे पास r हो गया। हमको वर्क डन फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, f वेक्टर डॉट r वेक्टर होता है। इस पर बेसिस हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 3k कैप, हमारे पास फोर्स है
इसके साथ पोजीशन वेक्टर का हम लोग यहाँ पर डॉट लेंगे, तो 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप। अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो यहाँ से क्या बन के आएगा, तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 4 माइनस का 3 और माइनस का 12। तो यहाँ से कितना हो गया 16 माइनस, यहाँ से हो जाएगा 13 जूल। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास कई जगह पर देखने को मिलते हैं। तो जेईई मेंस में भी क्वेश्चन देखो कैसे आया, हम वो एक क्वेश्चन आपको कराते हैं इसमें, देखो एक और देख लेते हैं, उसके साथ फिर जेईई मेंस का एक साथ देखते हैं। देखिए अगर हम यहां से बोले अगर मैं बोलूं कि इफ वर्क डन इज 0, अगर 0 दिया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमने क्या बोला, सबसे पहले हमारे पास जो फोर्स दिया है इस पॉइंट का, वो दिया है ए आई कैफ माइनस का 2j कैफ और प्लस का 3k कैफ, और साथ में बोला कि इसके जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर दिया है वो यहाँ से और 3, 4, 5 दिया है। मुझे ये हमारे पास फोर्स दिया है और हमारे पास ये कोऑर्डिनेट दिए हैं जहाँ से बॉडी चलना स्टार्ट करती है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के लिए। तो बोला जा रहा है कि अगर इस फोर्स के द्वारा अगर वर्क डन 0 होता है तो हमको ये बताना है कि जो फोर्स में आई कंपोनेंट के साथ जो हमारे पास एक अननोन दिया है उस अननोन ए की वैल्यू क्या होगी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया भैया। यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास हम लिखेंगे एफ डॉट आर, हमारे पास ये 0 दिया है एफ। अच्छा यहाँ से आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो आर की वैल्यू को अभी हम लोगों ने निकाला था 2i कैफ प्लस 3j कैफ और प्लस का 4k कैफ। हम इसे सीधा लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ लिखेंगे 2i कैफ, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 6 और यहाँ से लिखेंगे तो प्लस का 12। तो हमारे पास यहाँ से कितना बन गया, यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 2a प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3, ये आंसर। तो हम इस तरीके का क्वेश्चन भी जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे मैंने यहाँ पर 0 बोला, इसकी जगह पर अगर आपको मैं 10 जूल बोलता, 20 जूल बोलता, तो इस क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ता। तो हम कहते हैं कि सर इस जगह पर सिर्फ इतना फर्क पड़ता कि जो वर्क डन आपने 0 लिखा है उसकी जगह पर 10 या 20 जूल हम लिख देते और ए की वैल्यू निकाल लेते। क्या सर इसके अलावा और भी कोई पॉसिबिलिटी है इसके ऊपर क्वेश्चन आने की? तो हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर मैं ए की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लूँ। अब क्या मतलब, जैसे कि मैंने बोला कि इसको ए स्क्वायर बोला और इसको मैंने ए के टर्म में बोला और ये हमारे पास एक कांस्टेंट के टर्म में आया। तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन, जैसे मान लो कि इसको डॉट प्रोडक्ट करने से हमारे पास ये इक्वेशन ऐसे बनती है कि ए स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। तो अब पूछा जा रहा है कि अगर वर्क डन 0 है या वर्क डन की वैल्यू कुछ है 10 जूल 20 जूल कुछ भी ले लो, एक पर्टिकुलर केस में ऐसे दिया है, तो ए की वैल्यू क्या होगी। तो अब हमारे पास वो इक्वल में 0 की जगह पर 0 दिया तो 0 लिखोगे, 10 लिखा है तो 10, 20 जगह 20। तो अगर इसके बेसिस पर अगर देखा जाएगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होंगे। अगर दोनों के दोनों अगर रियल रूट है तो हमारे पास ए की वैल्यू 2 होंगी, और अगर एक रूट इमेजिनरी और एक रियल है तो एक रियल वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे और इमेजिनरी वाली वैल्यू हमारी कंसिडर नहीं होगी। तो इस बेसिस पर ऐसे भी क्वेश्चंस तुम्हारे बनाए जा सकते हैं। ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जा सकती है और उसके बेसिस पर वर्क डन को कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमारे पास वो ए की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए भैया इसके ऊपर बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, तो 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं हम। देखो देखो एक इरोडोप में प्रॉब्लम दिया था हमारे पास, जैसे कि दिया है कि एक पार्टिकल हैज शिफ्टेड अलोंग सम ट्रेजेक्टरी इन द प्लेन xy फॉर्म पॉइंट 1 हुज रेडियस वेक्टर r1। तो आपको यहां पर क्या दिया है, आपको बोला जा रहा है कि यहां पर हमारे पास r1 वेक्टर दिया है i कैप प्लस का 2j कैप और r2 वेक्टर जो दिया है 2i कैफ माइनस का 3j कैफ। अगर मुझे यहाँ से r वेक्टर निकालना है तो क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर r1 माइनस का r2 माइनस का r1, यहाँ से हो जाएगा 2i कैफ माइनस का 3j कैफ माइनस का i कैफ माइनस का 2j कैफ। तो हमारे पास हो जाएगा ij कैफ माइनस का 5j कैफ
ये बन गया आर वेक्टर, और इसके बेसिस पे बोला गया कि एक फोर्स दिया है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया भैया, हमारे पास ये फोर्स की वैल्यू 3i कैफ प्लस का 4j कैफ, इसके बेसिस पे अगर वर्क डन निकालना हो तो एफ डॉट आर करो, और इससे हमारे पास दोनों को डॉट ले लीजिए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखिए 3i कैफ प्लस का 4j कैफ, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास जो आर होगा वो i कैफ माइनस का 3j कैफ, इससे डॉट करोगे तो आएगा 3 और ये देगा माइनस का 20, आंसर आएगा माइनस का 17 जूल। देख रहे हैं ना बेटा, कोई कैलकुलेशन में एरर हो सकती है, तो हमारा मेन पर्पस यहाँ पर है कि हर एक क्वेश्चन का किस तरीके से कॉन्सेप्ट अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से हमें सोचना चाहिए, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पर हो सकता है किसी भी जगह पर हमारी कैलकुलेशन एरर हो सकती है, वो उस चीज़ को आप देखे रहना, बाकी सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे, हर एक वैरायटी के क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे, ठीक है भैया। तो ये क्वेश्चन देखो इरोडोप में आया था, इरोडोप का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये है, सॉरी आया क्या, इरोडोप की किताब में दिया है, तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा फॉर्म में है, ये हम देख सकते हैं। आओ भैया अगला क्वेश्चन जेईई मेंस का देखिए कैसे करना है। ये देखो जेईई मेंस 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको भी देखिए सेम क्वेश्चन वही दिया है, हमारे पास R1 पोजीशन वेक्टर 5i कैफ माइनस का 2j कैफ प्लस का k कैफ, R2 वेक्टर दिया हमारे पास, फाइनल इनिशियल पोजीशन वो दिया है, ए स्मॉल पार्टिकल्स मूव्स टू पोजीशन इतना फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, वो इसका इनिशियल पोजीशन दिया है, तो ये आपका 2 हो गया, और 1 जो होगा वो हमारे पास यहाँ से 1 हो जाएगा, तो वो कितना दिया 5i कैफ माइनस का 2j कैफ प्लस का k कैफ, और हमारे पास जो फोर्स दिया है वो फोर्स दिया है 5i कैफ प्लस का 2j कैफ प्लस का 7 कैफ। तो सेम फॉर्मूला हमारे पास यूज़ करिए एफ डॉट आर, और आर जो बनेगा वो क्या बनेगा, आर वेक्टर बनेगा R2 वेक्टर माइनस का आर वेक्टर। तो सेम क्वेश्चन देखो 2023 जेईई मेंस में क्वेश्चन दिया था, ठीक है, बड़ा सिंपल से फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये कर लेना आप। आगे देखिए और देखो, ये देखो हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चलो चेक करो। हमारे पास बोला गया कि एक फोर्स दिया है, ये फोर्स वेक्टर कितना दिया, यहां से देखो एफ की वैल्यू दी है 2i कैफ प्लस का bj कैफ और प्लस का k कैफ, इज अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल, इट्स अंडरगोज ए डिस्प्लेसमेंट इतना, और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो i कैफ माइनस का 2j कैफ और k कैफ। उसके बाद बोलो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v इफ द वर्क डन ऑफ द पार्टिकल इज 0। जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है जो हमने आपको पीछे बताया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पर हमारा जेईई मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमारे पास यहाँ से एफ डॉट आर अगर लिखोगे और अगर ये 0 दिया है, इन दोनों को डॉट करो तो 2 आ जाएगा, माइनस का 2b और माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस का 2b, तो b की वैल्यू जो हो गई, तो b की वैल्यू हो गई हाफ, तो आंसर हमारे पास आ गया हाफ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पूछे जा चुके हैं। आगे और देखते हैं, अगली वैरायटी चेक करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आओ भाई, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर फोर्स, ये तो कांस्टेंट फोर्स की बात हो गई, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ऐसा हो सकता है, और अगर फोर्स हमारा वेरिएबल हो जाए तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आओ भाई देखिए, जैसे मैंने बोला अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास फोर्स अगर वेरिएबल हो जाए, फोर्स को अगर मैं एफ एक्स आई कैफ प्लस एफ बाई जे कैफ प्लस एफ जेड के कैफ, अगर हमारे पास फोर्स इस तरीके से दिया और फोर्स वेरिएबल हो, अगर ये फोर्स वेरिएबल है तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। अब वेरिएबल है तो किस किस डायरेक्शन में वेरिएबल हो सकता है, ये उसी बात पर हम ये
क्वेश्चन की चीज़ों को देख के ही हम समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन लिया और मैंने बोला कि सपोज f = लिखा है 2x + का 3 और बोला जा रहा है कि इसके लिए एक बॉडी का जो मूवमेंट है वो x इनिशियल 0 से लेके x फाइनल 10 मीटर तक हो रहा है। मतलब बेसिकली ऐसा है कुछ कि हमारे पास एक ब्लॉक है मान लो 10 kg का और इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है 2x + 3 और ये यहाँ पर x = 0 दिया है और x = 10 तक इस बॉडी को मूव कराया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि वर्क डन बाई दिस फोर्स कितना होगा। ये हमारे पास वर्क डन बाई दिस फोर्स कितना होगा, ये हमको निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भैया इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हम यहाँ से बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब फोर्स वेरिएबल है तो वेरिएबल, ये बात ध्यान रखना, पीछे भी मैं आपको बता चुका हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स और फ्रिक्शन चैप्टर में भी, कि जब भी कोई टर्म वेरिएबल शब्द यूज हो तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? इंटीग्रेशन। क्या आना चाहिए? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हमको करना है बेसिकली। तो आप लिख सकते हो, बताओ फोर्स किस डायरेक्शन में वेरी कर रहा है? तो आप बोलोगे सर एक्स में वेरी कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में वेरी कर रहा है उसी डायरेक्शन में इंटीग्रेशन कर दो। तो कर दो भैया। तो हमारे पास f कितना दिया है? हमारे पास दिया है 2x + का 3 × का dx का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 10 तक। तो 0 से लेकर 10 तक चले तो 10 तक इंटीग्रेट कर दो। हमारे पास बनेगा x² + का 3x और लिमिट लगा दोगे तो 0 से 10 लगाओगे। यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास जो वर्क डन बनेगा वो हो जाएगा यहाँ से 100 प्लस का यहाँ से बन जाएगा 1302। ये बन गया हमारे पास। तो अगर फोर्स सिर्फ x डायरेक्शन में वेरी कर रहा है तो हमारा इंटीग्रेशन सिर्फ x डायरेक्शन में ही होगा। ये बात ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन मैंने जैसे ये करा दिया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। जैसे कि सपोज मान लो जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, एक पार्टिकल इस पर फोर्स लगाया जा रहा है सपोज 3y² + का 2 और यहाँ से y की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। मान लो कि हमारे पास ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है और यहाँ से लेके 4 मीटर तक ये पार्टिकल जाता है। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल सेटअप ले रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल में ये x है और ये y है, तो हम इस डायरेक्शन में इसको मोशन करा रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि वर्क डन कितना होगा इस केस में, तो बताओ कि फोर्स वेरी किस डायरेक्शन में कर रहा है? तो आप बोलोगे सर फोर्स जो वेरी कर रहा है वो सिर्फ y डायरेक्शन में वेरी कर रहा है। अगर y डायरेक्शन में वेरी कर रहा है तो हम y डायरेक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। आओ भैया करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, हम लिख सकते हैं इसमें, यहां से देखो, अगर हम यहां से बात करें हमारे पास जो वर्क डन होगा उसे लिख सकते हैं f/dy का इंटीग्रेशन। तो यहां लिखो भैया, हमारे पास बन जाएगा 3y² + का 2y × का dy और इंटीग्रेशन 0 से 4। हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, तो लिखेंगे 3y² + का 2 और कॉल आ गई थी, ठीक है। तो भैया देखिए यहाँ से कैसे करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसका इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं y³ + का 2y और यहाँ से लिमिट जो होगी वो मेरी 0 से 4 होगी। तो यहाँ पर वैल्यू उठा के रखिए, तो 4³ + का 2 × का 4, तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 64 और प्लस का 8, तो आंसर आ जाएगा 72 जूल, ये आंसर। तो मैंने ये बताने का आपको प्रयास किया है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स वेरी करेगा उसी डायरेक्शन में इंटीग्रेट करेंगे, उसी डायरेक्शन की लिमिट भी लगाएंगे। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने x में क्वेश्चन आपको x में लिमिट लगाई तो x के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व किया, y में लिमिट लगाई तो y के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर इसी तरीके से क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क ये है कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को z में देखें, मान लो कि एक ब्लॉक है, हमारे पास ये x एक्सेस, ये y एक्सेस और ये z एक्सेस। तो अगर मैंने इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया और इसकी वैल्यू लिखी मैंने 4z³ + का 2 और बोला कि यहाँ से लेके z की वैल्यू 10 मीटर तक लगाई और मुझे वर्क डन बाई फोर्स लिखना है, तो भैया क्या करोगे? तो आप जानते हो कि क्या लिखोगे, fz dz का इंटीग्रेशन आप 0 से लेकर 10 तक लगा दोगे और ये हम इसका क्वेश्चन को
सॉल्व कर लेंगे। तो सिंगल वेरिएबल के हिसाब से तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चीज़ें हमें समझ में आई। हालांकि कोई भी आपको एक साथ दो दो वेरिएबल भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये थोड़ा सा आसान है हमारे लिए। तो आगे और कहानी को देखते हैं। देखिए आगे देखो, जैसे कि सपोज अगर मैंने ऐसे बोला कि हमारे पास एक साथ दो दो वेरिएबल हो, जैसे मैंने सपोज लिखा कि फोर्स लिखा है 2x आई कैफ 3/² जी कैफ और प्लस 4z³ की कैफ, मान लो ऐसे लिखा, और बोला कि ये फोर्स जो लग रहा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक लग रहा है 1,1,1 और 3,4,5। इस तरीके से हमने इस फोर्स को लगाया है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो ध्यान रखना है ये वेरिएबल जो फोर्स है, ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। मुझे इस फोर्स के द्वारा वर्क डन फाइंड करना है, तो करते भाई, आओ देखो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इंटीग्रेशन मुझे तीनों फॉर्मेट में करना पड़ेगा। और क्या लिखेंगे हम, fx dx का इंटीग्रेशन प्लस f/dy का इंटीग्रेशन, जैसे पहले इंडिविजुअल कर रहे थे एक एक फॉर्मेट में, और इसी तरीके से fz dz का इंटीग्रेशन। आप ऐसे कर लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर अकेला इतना लिखा होता कि f वेक्टर इज इक्वल टू 2x आई कैफ और हमारे पास ये कोऑर्डिनेट दिए होते तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर सिर्फ क्वेश्चन ऐसे दिया होता कि हमारे पास f वेक्टर इज इक्वल टू 2x आई कैफ और यही कोऑर्डिनेट दिए होते तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते और लिखते हम लिखते हैं यहाँ से 2x dx का इंटीग्रेशन और लिखते 1 से लेके 3 तक। ये क्वेश्चन सॉल्व ये करते हैं अगर सिर्फ इतना दिया। लेकिन अगर तीनों दिए हैं तो तीनों का इंडिविजुअल आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। और क्या लिखोगे, तो लिखो भैया यहाँ से 2x dx का इंटीग्रेशन 1 से लेके 3। इसी तरीके से यहाँ से लिखेंगे आप 3/² dy लिमिट 1 से 4। इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे 4z³ dz इंटीग्रेशन 1 से लेके 5 तक। आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अब कुछ बचा नहीं है, यहाँ से आप सीधी सीधी वैल्यू उठा के रखो तो क्या बनेगा, x² यहाँ से बनेगा 1 से 3। इसी तरीके से यहाँ से लिखेंगे y³ लिखेंगे 1 से 4। इसी तरीके से यहाँ से लिखेंगे यहाँ पर z⁴ और लिखेंगे 1 से 5। आप इसको सॉल्व करिए, हमारे पास कोई भी बड़ी चीज़ है नहीं। ये लो, तो कितना बनेगा देखो, चेक करते हैं। देखो हमारे पास अगर ये बनाए तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखो, यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 3² - 1² वर्क डन प्लस यहाँ से लिखेंगे 4³ - 1³ प्लस यहाँ से लिखेंगे 5⁴ - 1⁴। आप इसे लिखो तो ये 9 - 1 ये हो जाएगा हमारे पास 64 - 1 और ये हो जाएगा 625 - 1। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया, तो यहाँ से इसे लिखेंगे 73, या ऐसे लिखो कि हमारे पास ये बना 8, ये हो गया हमारे पास 63 और ये हो गया 224। इसे क्या लिखेंगे हम, तो इसे लिख सकते हैं 71 प्लस का 624 और इसे देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 695 जूल। चेक कर लीजिए 2471 ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। तो ध्यान रखना है कि अगर फोर्स हमारा अगर x में भी वेरी कर रहा है, y में भी वेरी कर रहा है, z में भी वेरी कर रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जेईई मेंस में पूछे जा चुके हैं, मैं एक साथ बात नहीं करेंगे। उससे पहले एक और वैरायटी इसकी कवर करते हैं। आओ भैया देखो, अगर मैंने ऐसे बोला कि हमारे पास फोर्स कुछ इस तरीके का दिया है, सपोज हमारे पास फोर्स दिया है सपोज 2x आई कैफ xy j कैफ, और बोला जाए कि हमारे पास यहां से पार्टिकल चलना स्टार्ट कर रहा है 1,1 से और ये हमारे पास हो गया 3,4 से, यहां से यहां मूव कर रहा है। लेकिन यहां से यहां मूव कर रहा है तो फिर यहां पर जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स क्या होगा, आओ भैया। तो
इसको सॉल्व करने के लिए भैया हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, इसको लिखा जा सकता है कि एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस एफ बाई डी वाई का इंटीग्रेशन, ये लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जरा देखो हमारे पास क्या दिया, 2x dx का इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 या 3, 1 से 3, और प्लस हमारे पास दिया है एक्स वाई डी वाई का इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 तक। तो देखो ये तो आपका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, लेकिन इधर का पॉसिबल नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा कि जो पार्टिकल चल रहा है वो वास्तविकता में किस पाथ पर चल के जा रहा है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वेरिएबल फोर्स के साथ, उसमें ये देखने को मिला है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप किस पाथ से चल के आए हो, हमको उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट से मतलब था, इसके किस ट्रैक पर चल के आए हो उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें बताना पड़ेगा कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हो तो किस ट्रैक पर जा रहे हो, ये भी हमको जानना पड़ेगा। तो भैया क्या करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि इसको आप ऐसे समझिए, हमारे पास ये दिया है और इसके हिसाब से अगर पार्टिकल ऐसे चल के गया है तो हमने लिखा कि यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, इस पर चल के जा रहा है। मैंने अगर यहाँ से अगर यहाँ जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, तो कैसे लिखोगे आप, तो y की वैल्यू उठा के या x की वैल्यू उठा के रखो तो क्या लिखोगे, यहाँ से जरा चेक करो, हमारे पास यहाँ से बन जाएगा देखो, इसको लिखोगे आप 2x dx, इसे लिखोगे x की वैल्यू क्या लिखोगे रूट y, इधर हो जाएगी हमारे पास y इंटू का dy और लिमिट 1 से 4, ये सॉल्व हो गया, कुछ बचा नहीं है। आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से भी लिमिट 1 से 3, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर 1 से 3 प्लस, और ये बन गया आपके पास x की पावर 3/2। बेसिकली ये क्या लिखा है, आप बोलोगे सर x की पावर 3/2, आप लिखोगे यहाँ पर x की पावर 3/2 प्लस का 1 अपॉन 3/2 प्लस का 1 और लिमिट 1 से लेके 4 तक। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर। तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसके ऊपर तुम्हें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो फॉर्मेट मैंने ये दिया है। इसके ऊपर जेईई मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसी से रिलेटेड हम जेईई मेंस का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो मैंने आपको हिंट दी है, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेना आप, इसमें कुछ बचा नहीं है। चलिए देखिए जेईई मेंस के क्वेश्चन देखते हैं कि इसके ऊपर जेईई मेंस के क्वेश्चंस कैसे आए, उसे भी देखते हैं। आओ भाई, यूरोडॉप का प्रॉब्लम ये हो गया था। देखो भैया, अब सारे क्वेश्चन जो इसके ऊपर बेस्ड हैं वो सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। आओ भाई, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये दिया है कि फोर्स की वैल्यू दी है 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 5। ये क्वेश्चन जो जेईई मेंस 2024 में आया था। तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 5 और यहाँ से dx का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से मतलब 2 से 4, लिमिट हमारी क्या दी है 2 से 4, बस इतना करना था। बस देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो लिखोगे एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और लिमिट हमारी हो जाएगी 2 से 4। तो वैल्यू उठा के रखिए यहाँ से 4 क्यूब प्लस का 4 स्क्वायर माइनस का 5 इंटू का 4, एक आपने ये लिखा, माइनस का 2 क्यूब और प्लस का 2 स्क्वायर और माइनस का 5 इंटू का 2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो भैया, तो इससे क्या बनेगा, यहाँ से देखो 64 प्लस का 16, ठीक है, माइनस का 20 और ये तो इधर हुआ और इधर के कितना होगा, तो 8 और प्लस का 4, 8 प्लस का 4 और ये माइनस का 10, तो ये तो 0 हो गया, सॉरी 2 हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ से कितना बनेगा, तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 16 और 64 80 और 80 माइनस 20 तो 60 माइनस का 2 तो 58 आंसर। चेक कर रहे हो भैया, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ से फिर से चेक कर लेते हैं। ये 64 और ये 16, तो 64 और 16 हो जाएगा 80 माइनस का 20, माइनस का 20 हो जाएगा तो तुम्हारे पास हो जाएगा 60, उधर हो जाएगा तुम्हारे पास 8 प्लस का 4 और माइनस का 10, तो आपके पास हो जाएगा 12 प्लस माइनस का 10 तो हो जाएगा 2, तो ये 58, ये आंसर, इतना जूल आंसर। ठीक है, तो ये देखो सिंपल फॉर्मेट में जैसे बताया था वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आओ भाई आगे देखते हैं हम
और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं भैया, आओ। ये देखो, एक भैया मैंने आपको बोला था फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये क्वेश्चन आपको 2 बार पूछा जा चुका है, 2021 में और 2014 में। आओ इसको भी देख लेते हैं एक बार, आओ। हालांकि ये कर चुके हैं लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए। हमारे पास f की वैल्यू 5/+20 इन जे डायरेक्शन, मैंने आपको बोला ना किसी डायरेक्शन में भी दिया जा सकता है, और उसी के हिसाब से हमारे पास मूव किया है वो बाई में किया है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा f/dy इंटीग्रेशन। तो लिखो भाई, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 5/+20 इंटू का dy और इंटीग्रेशन यहाँ से 0 से लेकर 10 तक। कितना लिखोगे, 5/2 प्लस का 20 इंटू का बाई लिमिट 0 से 10। आप यहाँ से लिखो तो कितना हो जाएगा, देखो वर्क डन इज इक्वल टू 5/2 और 10 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू का 10। तो यहाँ से जरा चेक करो, ये हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा 250, 250 प्लस का 200, आंसर आ गया 450। लो भाई आंसर। बात समझ में आई आपको? तो लो भैया ये हो गया। इसी तरीके से देखिए और भी क्वेश्चन इसमें पूछे जा चुके हैं, उसको भी देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने जैसे किया बिल्कुल एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन है, 2023 में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये भी तुम्हारा वाई डायरेक्शन में दिया है और यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट भी वाई में दिए है, तो इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कर लेना आप। ये भी हमारे पास क्या दिया है, f/5+3y² और इसका वर्कडन अगर फाइंड करना है तो f/dy का इंटीग्रेशन कर लीजिए, इसका भी आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 5 प्लस का 3y² dy का इंटीग्रेशन और लिमिट 2 से 5 यहाँ पर अगर रखोगे तो इसे सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे पीछे किया बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन दिया है, इसको भी हम कर सकते हैं। आगे देखो और देखिए, ये भी देखो 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका था, इसे भी करते हैं। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ये माइनस है, ठीक है। करते हैं भाई साहब, इसे भी देखो, जो अभी किया है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं। आओ देखो, हमारे पास अगर लिखना है तो फोर्स fx dx का इंटीग्रेशन प्लस fi dy का इंटीग्रेशन हमारे पास ये होगा, और यहाँ से अगर हम लिखें तो हमारे पास बन जाएगा माइनस का x dx का इंटीग्रेशन, x की कोऑर्डिनेट दिया है 1 से 0, और प्लस हमारे पास इधर हो जाएगा y dy का इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो तो माइनस का x²/2 लिमिट 1 से 0 और प्लस का y²/2 0 से 1। अगर आप इसे देखोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, वर्क डन 0 माइनस का हाफ और माइनस बाहर, माइनस बाहर प्लस 1/2 माइनस का 0, आंसर आ गया 1/2 प्लस का 1/2, आंसर आ गया 1/2। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लो भाई। बात समझ में आई सभी को? तो लो भैया ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन, देखो ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, और देखिए और चेक करते हैं, ये भी कर चुके हैं हम लोग। ये देखो ये भी पूछा जा चुका है 2025 में क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो भाई हमारे पास अल्फा की और वैल्यू दी है, अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, f = 1 + βx²।
और बोला जा रहा है कि हमारे पास ये फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को एक्स डायरेक्शन में मोशन करा रहा है, और लिखा है ए फोर्स एफ इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द एक्स डायरेक्शन। जो फोर्स लग रहा है वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, और साथ में क्या लिखा है, द फोर्स द वर्क डन बाय द फोर्स इज 5 जूल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाई 1 मीटर। 1 मीटर का डिस्प्लेस किया जाता है तो बताना है कि हमारे पास जो अल्फा है वो इतना दिया और बीटा जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो इसके लिए भी कुछ करना नहीं है, हमारे पास सीधा सीधा दिया है कि एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन करिए और वैल्यू निकालो। कितना दिया, 5 दिया है। यहाँ से लिखोगे तो वह लिखोगे 1 बीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ हमारा 1 होगा, 1 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया। अब रिकॉर्ड यहाँ से देखो क्या आएगा, ये हो गया 5, ये हो जाएगा हमारे पास x, ठीक है, ये हो जाएगा बीटा एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट आपकी 0 से 1। आप देखो यहाँ से तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/3, ये आ गया। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू बीटा/3, हमारे पास जो बीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई 12 आंसर। कितनी वैल्यू आ गई, 12, ठीक है ना। तो ये कहानी हो गई। आगे देखो, देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इसके बारे में भी समझते हैं। ये क्वेश्चन भी 2025 में पूछा गया है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे पास वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स लिखना है तो क्या लिखना चाहिए, तो एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस एफ बाई डी वाई का इंटीग्रेशन, ये हमको लिखना है। चलो भाई चेक करते हैं। तो हमारे पास वर्क डन निकालना है तो कैसे लिखोगे, लिखोगे एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस का वाई स्क्वायर जे कैप, और इसका इंटीग्रेशन करना है, या इंडिविजुअल ऐसे लिखो डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस बाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन। और लिमिट कहाँ से कहाँ, लिमिट हमारी दी है 0 से 4 एक्स की है और 0 से 2 हमारे पास वाई की दी है। बताओ भाई, ये दिया है। आइए देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास वाई वेरिएबल दिया है और इंटीग्रेशन हमको करना है वो एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये ऐसे हो नहीं पाएगा, तो इसके लिए हमें कुछ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में एक लाइन दी है, लाइन की इक्वेशन दी है, उसको हमें लिखना होगा। तो इस y की वैल्यू को लिख सकते हो tan माइनस का x। अगर आप ऐसे लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था अभी, तो क्या लिखोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ से लिखोगे tan माइनस का x और यहाँ से लिखोगे dx लिमिट 0 से 4, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन 0 से 2। इसे लिखते हैं तो कितना बन जाएगा tan x क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 से 4, और ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 4/4, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ लिखोगे तो लिखोगे x क्यूब बाई 3। भाई अगर इसका इंटीग्रेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे x की पावर 4/4, ये आ गया। यहाँ से क्या आएगा, इसकी भी लिमिट बताओ कितनी होगी, 0 से 4। इसका लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसका लिखोगे तो लिखोगे बाई क्यूब बाई 3 0 से 2। आओ यहाँ देखो, तो यहाँ से लिखिए तो क्या होगा, यहाँ से लिखोगे तो 10 तो बाहर लिख दो, 10/3 बाहर लिख दीजिए, और बन जाएगा हमारे पास 4 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 4/4 प्लस 2 की पावर 3/3। यहाँ से देखोगे तो क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 640/3, और यहाँ से जो लिखोगे 8/3 माइनस का ये दिया है, तो इस पे एक पावर कम कर दीजिए, हमारे पास यहाँ से ये बन जाएगा। अब यहाँ से देखो हमारे पास कितना होगा, तो 648/3 माइनस का 64 ये आ गया। इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 216 माइनस का 64, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू 152 जूल, ये आंसर। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बेसिक से क्वेश्चन है। इस फॉर्मेट पे भी जेईई मेंस के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बोला था वीडियो में कि मैं आपको जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चंस दिए हैं जेईई मेंस में आए हुए अभी तक, या एडवांस में आए हैं, या यूरोप में या SC वर्मा सर की किताब में दिया, किसी भी किताब में दिया हो,
मैं उनकी रेस्पेक्ट में सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, और अगर जब क्वेश्चंस आप लगाओगे तो आपके क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे। चलो भैया आगे देखते हैं। आइए देखिए, यहां देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, जो अभी मैंने आपको बोला वही क्वेश्चन को देखिए। हमारे पास ये दिया, ये ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, ये f इज इक्वल टू एक्स बाई आई कैफ और प्लस का एक्स स्क्वायर बाई जे कैफ। ये कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन को मैंने ये क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे बना दिया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, तो क्या ये क्वेश्चन जिससे अभी जो पहले किया बिल्कुल वैसे ही? हाँ बिल्कुल वैसे ही है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर मैं इस पाथ को सिलेक्ट करता हूँ ओडीसी, तो क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर मुझे क्वेश्चन ये सॉल्व करना हो कि वर्क डन बाई पहला पाथ ओ ए सी, अगर मुझे इसके द्वारा वर्क डन फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे यहाँ से डब्ल्यू ओ ए प्लस का डब्ल्यू ए सी। चेक करते हैं, अगर वर्क डन हमको इसका ए पार्ट है ये वाला, तो अगर हमको ओ ए अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? तो ओ ए में हमारे पास सबसे पहले दिया है कि ये जो टर्म है ये दिया है x की वैल्यू 0। हमारे पास x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो इसके द्वारा वर्क डन 0 आएगा। अगर हम AC लिखें तो AC में हमारे पास y एक्सिस में दिया है, और हमारे पास ये जो दिया है इस लाइन की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 1। तो अगर आप यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 रखोगे तो वर्क डन ये वाला पहला टर्म तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पर अगर हमारे पास, क्योंकि हम तो y में जा रहे हैं और ये x दिया तो ये 0 हो गया। यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे 1 का स्क्वायर y dy का इंटीग्रेशन, और कहाँ से कहाँ? y की वैल्यू दी है 0 से 4। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? तो ये बन जाएगा हमारे पास y स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से 4, तो बाई 4 का स्क्वायर तो आ जाएगा 8 जूल। तो ये आंसर हमारे पास आ गया 8 जूल। बात समझ में आई है? तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए कि अगर ये ट्रैक पर जा रहा है तो हर एक ट्रैक के हिसाब से भी वर्क डन हमें फाइंड करना आना चाहिए। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में हमारे पास दिया ओबीसी। ओबीसी के हिसाब से निकालोगे तो क्या आएगा? देखो, तो वर्क डन ओबी प्लस वर्क डन बीसी। अगर आप इसके हिसाब से देखोगे तो इसमें y की वैल्यू 0 रखी है, तो पहला टर्म तो इसका भी 0 हो गया। वर्क डन बाई ओबी, तो बाई अगर 0 रखोगे तो दोनों में 0 रखोगे, दोनों 0 हो गया। अगर वर्क डन बीसी निकालना है तो ये हो गया y की वैल्यू 4, और y की वैल्यू 4 हो गई, तो ये तो तुम्हारा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें इसे लिखना नहीं है, इसमें लिखना है। तो इसे लिखोगे 4x dx का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, तो कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 4x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 से 1। तो हमारे पास ये 2 कट गया, आंसर आ गया 2 जूल। 2 जूल ये आंसर, ये 2 जूल आ गया। ठीक है, तो हमारा ये इसका बी पार्ट भी हो गया। सी पार्ट इसका देखते हैं। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में अगर देखें तो इससे पहले जो जेईई मेंस का क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन बिल्कुल वही हो गया। हमको ये निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये इक्वेशन जो दी है वो क्या दी है? y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये इक्वेशन दी है। तो चलो भैया इसे सॉल्व करते हैं। तो वर्क डन ओडीसी इज इक्वल टू, हमारे पास y की वैल्यू उठा के रखिए, तो कितना बन जाएगा? 4x क्यूब dx का इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक, और साथ में इधर लिखोगे तो इधर क्या लिखोगे? तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बाई 4, तो हो जाएगा बाई स्क्वायर अपॉन 4 dy का इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 तक। ये हमारे पास हो गया। इसे लिखते हैं, देखो भैया, तो बन जाएगा हमारे पास x की पावर 4 0 से 1 प्लस ये बन जाएगा बाई क्यूब अपॉन 12 लिमिट 0 से 4। इसे लिखते हैं 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 64/12। इसे 4 से काटोगे तो 16 होगा, और ये 4 से काटोगे 3 होगा, तो आ जाएगा 1 प्लस का 16/3। आंसर हो जाएगा 19/3 जूल। लो भैया ये आ गया 19/3 जूल, ये सॉल्व हो गया।
तो आप समझ रहे हैं इस तरीके की वैरायटी के क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे हैं ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जितने भी हमने अभी तक किए हैं, ठीक है। इसके ऊपर कई बार जेईई मेंस में पूछे जा चुके हैं, इनफैक्ट एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो एडवांस का एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको नहीं कराया है जो आया था जेईई एडवांस में, IIT जेईई के नाम से जब पेपर होता था उस टाइम पर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन उस पर आया, तो हम आपको अगले असाइनमेंट में या किसी न किसी जगह पर वो क्वेश्चन करा देंगे, बिल्कुल इसी पर बेस्ड है, वो भी क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन भी देखते हैं हमारे लिए, ये क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बनेगा। देखो हमारे पास ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो फोर्स F2 दिया है वो आपको ऊपर की तरफ दिया, F1 दिया है वो इस डायरेक्शन में दिया है, F4 दिया है वो आपको यहाँ से लेके इस ट्रैक का ये सीधा सीधा दिया, और जो F3 दिया वो इस ट्रैक के टेंजेंशियल पे दिया है। इस पर लिखा भी होगा, आप पढ़िए और देखिए इसे क्या लिखा है। ACB जो ट्रैक दिया है वो ACB है, इज ए स्मूथ क्वार्टर सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R। इनकी रेडियस जो सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो आपको R दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये R दिया है। 4 फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पार्टिकल प्लेस्ड एट पॉइंट ए। ये हमारे पास एक पार्टिकल समझिए जो बॉक्स बना हुआ है, ये एक पार्टिकल, इस पर 4 फोर्स लग रहे हैं, दिख रहा है हमारे पास F1 F2 F3 F4 4 फोर्स लग रहे हैं। F1 इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, सीधा सीधा लग रहा है। F2 इज ऑलवेज वर्टिकल, सही लिखा है। F3 इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ, मतलब अगर ये ऐसे जा रहा है तो फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा तो फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा तो ऐसे लग रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा तो ऐसे। ये हमारे पास F3 है, तो F3 अगर टेंजेंशियल हो गया तो हमको टेंजेंस का ही डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए होगा, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास ही हो गया। और F4 लिखा है, F4 इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम द पार्टिकल्स पोजिशन टू पॉइंट बी। तो यहाँ से लेके वहाँ तक जा रहे हो तो हमेशा बी पॉइंट के डायरेक्शन में हमेशा F4 लग रहा है। तो इसमें देखिए हमारे पास जो फोर्स होता है, वर्क डन निकालना होता है, वो F वेक्टर डॉट R वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके साथ, जो फोर्स लग रहा है उसके साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर हम F1 के हिसाब से देखें तो F1 के हिसाब से हमारे पास क्या होना चाहिए। आप बोलोगे सर F1 जो लग रहा है उसके लिए पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ R। तो आप इसके द्वारा वर्क डन अगर निकाल रहे हो F1 के द्वारा, इसके हिसाब से तो ये बनना चाहिए FR, इसके द्वारा जो बनेगा वो FR बनेगा, क्योंकि हमारे पास सीधा सीधा फोर्स FR लग रहा है। इसी तरीके से F2 के हिसाब से भी क्या लगना चाहिए, तो F2 ऊपर दिया है और ये हमारे पास डायरेक्शन R है, तो इसके हिसाब से भी क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से भी FR होना चाहिए। लेकिन जब F3 के हिसाब से देखोगे तो F3 वाला ट्रैक वाला है और ट्रैक के हिसाब से टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो हर एक टेंजेंट पर लग रहा है, तो हर एक टेंजेंट पर मतलब ये हमारे लिए एक स्पेशल केस बन जाएगा। जैसे जनरली बच्चा, जैसे हम 4 के लिए बात कर लेते हैं, 4 के लिए क्या लिखोगे, तो 4 के लिए सीधा सीधा लिखोगे आप QR, जो Q पार्ट है वो लिखोगे रूट FR, मतलब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, और √2R। तो इस पर फोर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारे पास बन जाएगा। तो क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और इसलिए करते हैं हम नहीं, क्योंकि हमारे पास फोर्स का डायरेक्शन ही उधर ही दिया है। फोर्स का डायरेक्शन एक फिक्स है, जब फिक्स डायरेक्शन है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आपने सीधा इसके डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब हम F3 के बारे में बात कर रहे हैं तो F3 खुद ही टेंजेंशियल लग रहा है, हर एक टेंजेंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इस केस पर इस ट्रैक के डिस्प्लेसमेंट को ही कंसिडर करेंगे, जो ट्रैक है इस ट्रैक की दूरी को ही हम कंसिडर करेंगे, और ये दूरी बनेगी πr/2। क्वार्टर पार्ट की दूरी क्या होगी, πr/2। तो πr/2 वाले हिसाब के हमारे पास ये आंसर इसका हो जाएगा। तो F3 के हिसाब से हो जाएगा यहाँ से πr/2 इंटू का F3, ये इसका आंसर। तो ये मैचिंग है, ये मैचिंग एक हमारी कवर होगी, इसमें एक अच्छी मैचिंग है। ये आपको ध्यान देने वाली बात सिर्फ इन 2 की पार्ट की थी, यहाँ से और इसके बारे में, कि जब टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स अपनी खुद डायरेक्शन चेंज करे तो हमेशा जिस ट्रैक को चलता है उस ट्रैक की दूरी को ही हम उसका डिस्प्लेसमेंट मानेंगे। वो हमने लिखा यहाँ पर πr/2। चलो भाई आगे देखते हैं। ठीक है, तुम्हारे सारे पार्ट इसमें कवर हुए। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ चीज़ें तुम्हें समझ में आई होंगी। इसके 2 क्वेश्चन इसके ही और बचे हैं, इसको भी खत्म कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। देखो हमारे पास जैसे ये दिया क्वेश्चन 2026 इसी साल का क्वेश्चन है, इसको कैसे करना उसे भी समझते हैं। देखिए हमको लिखना होगा यहाँ से
यहाँ से लिखा मैंने एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, अब यहाँ से सबसे पहले क्या करना होगा, इसको इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्स दिया है टी स्क्वायर प्लस का टी प्लस का 1, इसको डी एक्स लिखो। तो इसका करो डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखोगे, इसे लिखोगे 2t प्लस का टी 1, ये हो जाएगा। इसको अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू 2t प्लस का 1 इंटू डी टी, इसका भी हमें यूज होगा। तो ये हमारे पास आ गया v। अच्छा, v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखोगे आप, v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन करने से क्या आएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए होगा, और ये हो जाएगा 2। अगर मुझे फोर्स लिखना है तो फोर्स का मतलब होता है m इंटू का a, m दिया तुम्हारे पास 2 और एक्सेलरेशन भी 2 आया, तो हमारे पास हो गया 4 न्यूटन। तो इस पर फोर्स लग रहा है, इस पार्टिकल पर कितना लग रहा है 4, इसमें वैल्यू उठा के रख दो। तो हमारे पास जो फोर्स है वो तो 4 है, और dx की वैल्यू दी है वो 2t प्लस का 1 इंटू का dt का इंटीग्रेशन। आपका टाइम का लिमिट कहाँ से कहाँ दिया है, वो दिया है 2 से 3। तो आप देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 8t स्क्वायर बाई 2 और प्लस का 4 इंटू का t, लिमिट 2 से 4। हमारे पास देखा जाए तो ये 4 हो गया। क्या लिखोगे 4 स्क्वायर प्लस 4 इंटू का 4, एक तो ये हो गया, माइनस अगला पार्ट अगर लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस का 4 इंटू का 2। ये देखिए सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 64 प्लस का 16 माइनस का 4 और इंटू 4 16, ये 16 हो गया, और प्लस का 8, तो कितना 80 माइनस का कितना हो गया 24, कितना हो गया 64। मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, एक बार चेक करते हैं। हमारे पास जो लिखा है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस का t प्लस का 1, तो x की वैल्यू दी है टी स्क्वायर प्लस का t प्लस का 1, तो हमारे पास डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t प्लस का 1, तो v आ जाएगा 2t, और यहाँ पर फोर्स आ जाएगा ये दिया है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर दिया है, हमने यहाँ पर लिख दिया फोर्स की वैल्यू 4 और 2t प्लस का 1। ठीक है, तो फोर को बाहर ले लीजिए। एक काम करते हैं, एक बार दोबारा देख चेक करते हैं। फोर को बाहर ले लो, टी स्क्वायर प्लस का टी और लिमिट 2 से 3, तो कितना हो जाएगा चेक करते हैं। देखो ये हो जाएगा 9 प्लस का 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा 4, ये 12 और ये 6, तो कितना हो गया ये 6 इंटू का 4 24। पता नहीं कहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है, ठीक है जो भी है 24 इज आंसर। कहीं कैलकुलेशन एरर हुई थी तो वो हमने चेक कर लिए, इसका आंसर जो आएगा वो 24 आएगा। तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जेईई मेंस में बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, और जैसे आपको बताया गया ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग था कि आपको पहले ये टाइम के रेस्पेक्ट में इक्वेशन दी है, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी दिया है, तो आपने क्या किया पहले इसमें एक्स को टी के रेस्पेक्ट में देख के हमने पहले डी निकाला, डी को टाइम के रेस्पेक्ट में निकाला, और उससे एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन और हमारे पास मास दिया तो वहाँ से फोर्स बन गया, फोर्स इंटू डी किया तो टाइम के रेस्पेक्ट में इक्वेशन आ गई, बाकी सॉल्व कर लिया जैसे सिंपल हम लोग जैसे करते थे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जेईई मेंस में और पूछा गया है, उसे आप देख लेते हैं। देखो भैया ये देखो, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे भी हमने किया है, इसमें भी 2 से लेकर 3 तक पूछना है, और ये हमारे पास इक्वेशन दी है टी स्क्वायर प्लस का, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू भी ये दी है, उसकी वैल्यू भी दी है, सबकी वैल्यू 1 दी है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। पीछे वाले में क्या था, पीछे वाले में यही क्वेश्चन ही है, एक्चुअली यही क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर देखो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू में सबकी वैल्यू 1 दी है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सबकी 1 दी है, और 2 से लेकर 3 तक पूछा है, तो इसका भी आंसर 24 ही होगा। ये इसका आंसर हो गया 24। ठीक है, तो
तो देखो 2 बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, ये सॉल्व किया। ठीक है, तो इस पहले वाले लेक्चर में जितनी वैरायटी के क्वेश्चंस किए हैं, सभी वैरायटी को आप बहुत सीरियसली चीज़ों को गौर करना, हर एक वैरायटी को समझना, मैंने क्या बताया है आपको, हर एक वैरायटी पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और ये वैरायटी आपकी पूरी बहुत बढ़िया से, किसी भी किताब की मैंने कोई भी चीज़ को छोड़ा नहीं है, हर एक चीज़ को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। इस वैरायटी को आप कवर करिए। अगले लेक्चर में एक नई वैरायटी के क्वेश्चंस लेके आएंगे और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अभी के लिए इतना ही, ठीक है, चलो।